हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन के विषय में कुछ बात करेंगे। इस बात पर मुख्य फोकस होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत के मसले के साथ जोड़कर पहले क्यों शुरू करने की सलाह दी और फिर वह कैसे आगे बढ़ा, और क्या यह एक अच्छी रणनीति थी या यह एक चूक थी। हालांकि हम लोग उस भाष में उस लेवल पर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर एक बात होती है, वो कही जाती है कि भाई ये क्या मतलब बनता था खिलाफत से जोड़कर आंदोलन करने का। तो वो बातें बात की पहले हम लोग आते हैं। आज जो हम लोग अभी यह खिलाफत और सहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें मोटे तौर पर हम लोग सीखेंगे कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी या इसके कारण क्या थे। दूसरी बात हम यह देखेंगे कि गांधी जी ने खिलाफत का प्रश्न क्यों उठाया। तीसरा, हम यह समझने या देखने की कोशिश करेंगे या हम यह जानेंगे कि यह जो आंदोलन हुआ, जो खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें असहयोग ही क्यों। और हम लोग इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात सीमित रखेंगे। आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्यों ले लिया गया, वह सही था या गलत था, उस पर हम लोग अलग किसी वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो आइए हम लोग पहले यह जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण की क्या थे, खिलाफत का प्रश्न क्यों जोड़ा गया और असहयोग को ही आंदोलन का अस्त्र क्यों बनाया गया। और इन्हीं को देखते हुए जो हमने बात कही कि हम लोग उस पर बात करेंगे कि यह रणनीतिक कौशल था या कहीं कोई एक चूक थी। यह व्याख्या निरंतर चलती रहेगी और उसी चलते रहने वाले क्रम में एक छोटा सा हिस्सा हम आप भी मिलकर जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले 1920-22 तक ये खिलाफत आंदोलन चला। 1900 खिलाफत असहयोग 1920-22 के पहले 1914-18 इस समय में प्रथम विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत युद्ध में वैसे ही शामिल था जैसे कि ब्रिटेन की मर्जी थी। हम उस पर नहीं जा रहे। जो विश्व युद्ध हुआ, तो इस विश्व युद्ध से के क्या क्या प्रभाव हुए वह देखने की हमें जरूरत है। तो प्रथम विश्व युद्ध के चलते भारत में जो प्रभाव हुए, उन प्रभावों में एक प्रभाव तो यह था कि युद्ध का व्यय बहुत था। युद्ध का खर्च जो भारत की सरकार पर, यानी ब्रिटिश हुकूमत जो भारत के लिए थी, उस पर यानी युद्ध खर्च बहुत बढ़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, खर्च बढ़ा तो इसका बोझ किस पर आया, बोझ भारत पर, अर्थात भारत की जनता पर। पहली बात, कोई भी युद्ध होता है तो ऐसा होता है। अब इस युद्ध खर्च को खर्च कैसे करेंगे। आज इजराइल वह युद्ध कर रहा है, ईरान पर भी उसने हमले किए। या इतना बड़ा मोटे तौर पर अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ है, उस आक्रमण के बाद जो अटैक हुआ था इजराइल पर, मोटे तौर पर एक अनुमान में $67 बिलियन खर्च हो चुके हैं और मोटे तौर पर उसकी इकोनॉमी $500 बिलियन है। तो उसकी जो इकोनॉमी है, उसके 10% से ज्यादा, 12% से ज्यादा अगर वह खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से और वो पैसे आ रहे होंगे। बस वैसे ही यह जो युद्ध खर्च है, तो इस युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए भारत की सरकार ने क्या किया, कर्ज लिए। कर्ज लिए तो कर्ज के एवज में क्या होना होता है, देने के लिए ब्याज चुकाना होता है। यह चुका कौन रहा है, भारत की जनता चुकाएगी। लिहाजा कर्ज लिया, वह ब्याज के साथ उसे चुकाना पड़ेगा। तो इसी से लगा भिड़ा क्या होगा कि भारत की जनता पर कर की वृद्धि होगी। कर वृद्धि हुई युद्ध से। बस सीधे सीधे मैं कारण आपको गिना रहा हूं। युद्ध खर्च, वह बोझ बढ़ा।
उस खर्च को पूरा करने के लिए भारत की सरकार ने, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने कर्ज लिए, उस कर्ज पर ब्याज देना पड़ रहा है और उस ब्याज को चुकता करने या कर्ज को चुकता करने के लिए कर में वृद्धि की गई, चाहे वह सीमा कर हो या भूमि कर हो या आय कर हो, सभी तरह के कर बढ़े, यानी आम आदमी पर बोझ बढ़ा। आपके पास डिस्पोजेबल मनी घट गई। आम जनता के पास, भारत में बेशुमार गरीबी थी, वो तो थी, खर्च करने के लिए जो मनी आपको टैक्स वगैरह देने के बाद आपको बचता है, उसे कहते हैं डिस्पोजेबल मनी, जिस मनी को आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कर वृद्धि हुई सभी तरह के, इससे आम जनता के हाथ में पैसे। यह तो मोटे तौर पर शहरी मध्य वर्ग व्यवसायी वगैरह की बात हुई। इसके आगे आते हैं, यह तीसरी बात हुई, हम लोग चौथी बात की तरफ। इसी के साथ साथ जब भी युद्ध आता है, जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ी, महंगाई ऐसी बढ़ी कि 1913-14 से अगर 1918-19 के आसपास में आकलन करेंगे तो महंगाई 2 गुनी बढ़ गई, दुगुनी। यानी 500 रुपये में जो वस्तु उपलब्ध थी 13-14 के आसपास, वो 1918-19 में 1000 रुपये में मिलना मुश्किल हो रहा था। तो सामान्य जनता वो पिस रही थी, महंगाई की मार थी। युद्ध जब होता है तो युद्धकालीन परिस्थितियों में युद्ध के लिए जिन साजो सामान की जरूरत होती है, उसके उत्पादन पर ज्यादा बल दिया जाता है। चाहे वह सैनिकों के जूते हों, चाहे वह हथियार हों, चाहे वह बेल्ट हो, या उन तमाम तरह की चीजें। उससे क्या होता है कि आम नागरिकों की सामान्य जरूरत की बहुत सारी चीजें, उसका उत्पादन भी घट जाता है, उसका आना भी घट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह होता है कि वस्तुओं की कमी होने लगती है, और कमी वह अपने आप महंगाई बढ़ाने के लिए एक पर्याप्त कारण है। इसी के साथ साथ अभी भारत में क्या हुआ कि 1918-19 से लेकर 1920-21 के बीच तक बहुत सारे क्षेत्रों में दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा, फसलें चौपट हुई, किसानों के पास कुछ भी रखने के लिए नहीं बच रहा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत, चूंकि उस पर युद्ध का बोझ था, तो वह कर वसूलने में किसी भी तरह का रियायत देने के मूड में नहीं थी। यानी बहुत ही सख्ती से वह कर वसूला जा रहा था। तो गांव की जनता भी हलकान थी, परेशान थी। और इसी के साथ इसी समय यह हुआ, इसी दौरान कि महामारी फैली। हम लोगों ने संभवतः 6 कारणों की बात कर ली। अगला, इसी समय महामारी फैली, फ्लू वगैरह, इतने बड़े पैमाने पर महामारी फैली, और जनता को उस महामारी से बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए उपाय नगण्य थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1921 की जो जनगणना है, उसमें यह कहा गया है कि लगभग 120 से 130 लाख लोग अकाल और महामारी से मारे गए। जब युद्ध हो रहा था तो भारत की जनता यह महसूस कर रही थी, इतनी सारी परेशानियों के बीच में, कि युद्ध के बाद सरकार कुछ राहत देगी, यह उम्मीद थी। यानी उम्मीद थी भोजन की, और अंग्रेजी सरकार ने बदले में दिए ईंट पत्थर। जनता में एक आक्रोश था, एक उबाल था, एक क्रोध था। वह सरकार से सख्त नाखुश थी। उसके अंदर एक आंदोलन या विद्रोह या विरोध के लिए उसके भीतर वातावरण पैदा हो रहा था, और वह सोच रही थी, समझ रही थी कि युद्ध के बाद राहत देगी सरकार। इसी के साथ साथ युद्ध के दौरान 8वें कारण के तौर पर याद रख लेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों या सिपाहियों की भर्ती यह जबरन करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्हें युद्ध के लिए सिपाही चाहिए थे, फौज में जाने के लिए सिपाही चाहिए थे।
आप लोगों ने यह देखा होगा कि हम लोगों ने गांधी जी की लोकप्रियता के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा था कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था और उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि भी दी थी। खैर, हम लोग लौट कर आते हैं कि ये जो सिपाहियों की भर्ती की जाती थी वो जबरिया भर्ती की जाती थी, जबरन। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के किसानी क्षेत्रों के लड़के, उनके माता पिता यह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को उठाकर फौज में भर्ती कर दिया जाए। उनको उनके घरों में उनकी खेती के लिए उन लड़कों की जरूरत थी। दूसरा यह कि कोई माँ बाप यह नहीं चाहेगा कि किसी और के युद्ध के लिए उसके बच्चे कुर्बान जाएं। लेकिन गांवों के गांव में कैंप करके रात रात में छापे मारकर खेतों खलिहानों से युवाओं को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया था और इसके चलते पंजाब में तो खास करके बहुत आक्रोश था। और इसलिए आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में अंग्रेजी शासन ने और बहुत ज्यादा ज्यादती की थी। तो नवा कारण कि पंजाब जैसे क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादती की गई थी सरकार द्वारा। अब युद्ध के बाद तो यह लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ बेहतरी होगी, चावल दाल सब्जी कम से कम मिलेगी, चावल दाल नमक मिलेगा और बदले में ईंटों रोड़ों पत्थरों की बारिश की इस ब्रिटिश हुकूमत ने। लोग सुधार की आस लगाए बैठे थे और बदले में मिला क्या? बदले में मिल रहा था पंजाब जैसे जगहों में मार्शल लॉ, लोगों का क्रूर दमन, जालियांवाला बाग जैसी घटना। यह क्रूरता की हद, जालियांवाला बाग जैसी घटना। और उसी के साथ साथ 1917 में घोषित मॉन्टेग्यू के सुधारों के नाम पर 18 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बना और उसके आधार पर 1919 में जो कानून बनाया गया, उस कानून के जरिए भी भारत में उत्तरदायी शासन के लिए कोई बात सजाइज थी ही नहीं। वह केवल दोहरे शासन का एक तरीका था। यानी किसी को भी 1919 का एक्ट संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त था। और इतनी सारी परिस्थिति थी तो देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। गांव, शहर, किसान, मजदूर, मजदूरों के लिए महंगाई उतनी बड़ी चीज थी। उनको जो वेतन मिलता था, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था कि उनके लिए वो पूरा नहीं पड़ता था। मान लीजिए पिछले साल तक उन्हें अगर 1914 13-14 के आसपास 100 रुपये मिलते थे और 100 रुपये में उनके घर के खाने खर्चे कपड़े लगते हो जाते थे तो ठीक था। लेकिन अब आपको पता है कि महंगाई तो दोगुनी हो गई। तो अब तो उसी के लिए अगर 14 की स्थिति में भी उसे जीना है तो 1914 की स्थिति में जीने के लिए भी उसे 200 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वह 200 रुपये तो मिल नहीं रहे थे। तो वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सरकार में काम करने वाले लोग हों, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हों, भारतीय राजनीति और जन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हों, सभी लोग खफा थे। और ऐसे में भारत में एक आंदोलन, उसका रास्ता बनता चला जा रहा था, उसके लिए पृष्ठभूमि बन गई थी। बस ये था कि वह आंदोलन कैसे हो। अब लौट कर आते हैं कि इसके पहले 1919 में आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी भारत आने के बाद उन्होंने जो अपने सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग किए थे, वह आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले चंपारण बिहार में किया गया था। फिर उन्होंने यही बिहार के अलावे गुजरात में एक अहमदाबाद और दूसरा खेड़ा में, ये सभी जो व्यक्तिगत स्तर पर उनके द्वारा किए गए आंदोलन थे। ये किसानों की समस्या से था खेड़ा और चंपारण, और ये औद्योगिक मजदूरों की समस्या से संबंधित था। मैं उससे ज्यादा इस पर बात नहीं करनी।
ये सभी सीमित आंदोलन थे, उनके सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग थे। और पहला अखिल भारतीय आंदोलन उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह के तौर पर शुरू किया। इस रॉलेट सत्याग्रह के होने और उसके पूर्ण होने के बीच में इतनी हिंसा हुई, पंजाब में मार्शल लॉ लगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस सत्याग्रह को वापस ले लेना पड़ा। लेकिन इस देश को एक आंदोलन की जरूरत थी, उसके कारणों को आप समझ गए। अब इसी समय इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ऑटोमान साम्राज्य था, ऑटोमान साम्राज्य, जिसका तुर्की का ऑटोमान साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और विश्व युद्ध दो देशों के विपक्षी समूहों का युद्ध था, तो ब्रिटेन वाले समूह से यह ऑटोमान साम्राज्य वाला समूह, इसकी पराजय हुई। और यह जो पराजय हुई तो उसके बाद ब्रिटेन इस नीति पर चल रहा था कि वह इस ऑटोमान साम्राज्य का विभाजन करेगा, ऑटोमान साम्राज्य का विभाजन करेगा। अब भारत के साथ यह जो एक सेंसिटिव मामला है और जिस पर हम लोगों ने रणनीति या चूक के तौर पर इसे देखने की जो हमारी बात होती है, उसके पीछे मूल कारण यही है। तो यह मामला तो था वहां तुर्की में, ऑटोमान साम्राज्य, उसके टुकड़े होने थे या नहीं होने थे, लेकिन यह जो ऑटोमान साम्राज्य का शासक था उस जमाने तक वह खलीफा कहलाता था। ऑटोमान साम्राज्य का शासक वह खलीफा कहलाता था और इसके साम्राज्य जो थे यानी इसकी एक खिलाफत थी। इसे थोड़ा और समझेंगे तो भारत में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई है तो किसी न किसी खलीफा के जरिए वो सनद हासिल करते थे उस इस्लामी शासन को या अपने उस शासन को वैध ठहराने के लिए कि वो उसके खलीफा के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहे हैं, चाहे उमैया खलीफा हो, ऑटोमान खलीफा हो, ठीक है। बस हमें यह समझना कि तुर्की ऑटोमान साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, अब उसे तोड़ देना यह मंशा थी अंग्रेजों की। और भारत में भारत के मुसलमान, दुनिया के और भी बहुत जगहों के मुसलमान तुर्की के इस खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। पेच यहां से शुरू होता है, वो उन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे और इसलिए इनकी सहानुभूति थी कि खलीफा के साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे खलीफा की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचे। तो भारत में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों को सहलाने का काम शुरू कर दिया था, एक तरह से प्रश्रय, ताकि उनके फूट डालो और राज करो की नीति काम कर सके। 1857 के विद्रोह में जब उन्हें लगा था कि मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तो प्रारंभ में उन्होंने मुसलमानों को दबाया और बाद में मुसलमानों के बीच ऐसे समाज सुधारक और नेता, मैं सैयद अहमद खां की बात कर रहा हूं, जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आप मुसलमानों पर अपनी कृपा दृष्टि दें, मुसलमान आपके भक्त रहेंगे, यानी अंग्रेजी राज के भक्त अर्थात राजभक्त रहेंगे। और फिर कांग्रेस या अन्य आंदोलन जो भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बढ़ सकते थे, उनको कम करने के लिए, उनमें फूट पैदा करने के लिए मुसलमानों को प्रश्रय देना अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति थी। बहुत सारे हिंदू नेताओं ने भी इसकी कोशिश की, संगठनों ने भी, लेकिन अब एक साथ दोनों सांप्रदायिकता तो आप बढ़ा नहीं सकते। या तो आप मुस्लिम सांप्रदायिकता की पीठ पर हाथ फेरेंगे या हिंदू सांप्रदायिकता की। तो जब ऑलरेडी आपने मुस्लिम सांप्रदायिकता की पीठ पर हाथ फेर दिया है तो अब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप हिंदू सांप्रदायिकता के हाथ पर पीठ फेर सकें। तो अब चूंकि मुसलमानों को प्रश्रय दे रहे थे और धीरे धीरे मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से दूर जा रहे थे, कम लोग थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हों, ठीक है।
महात्मा गांधी यह समझते थे, जब वो भारत आए तो उनको एक चीज जो समझ में आई कि भारत में स्वराज का संघर्ष तभी मुमकिन हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एकता वह कायम हो। बिना हिंदुओं मुसलमानों की एकता के स्वराज के लिए संघर्ष नहीं हो पाएगा कि वह अपनी जीत तक पहुंचे। ठीक, अब फिर लौट कर आइए खिलाफत की तरफ। तो खिलाफत का प्रश्न उलझ गया था। भारत के मुसलमान और दुनिया में बहुत जगहों के मुसलमान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और उनके लिए खलीफा की प्रतिष्ठा एक प्रश्न था। तो भारत में खलीफा की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी, ये जो खिलाफत कमेटी थी, इसमें अली बंधु या अली भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली वो प्रमुख थे। खिलाफत कमेटी बनाकर ये लोग क्या कहना चाहते थे? तुर्की में जो कुछ हो रहा है वो उसमें ये चीजें ना हो। क्या ना हो या क्या हो? तो इन लोगों ने ब्रिटेन से मांग की, वहां के शासन से मांग किया। मुसलमान नेताओं की थोड़ी ज्यादा पैठ थी अंग्रेज सरकार में, तो इन लोगों ने यह मांग किया कि भाई हमारी 3 मोटी मोटी मांगे हैं। क्या 3 मोटी मोटी मांगे हैं साहब आपकी? तो इन्होंने खिलाफत के मामले में 3 मोटी मोटी मांगे रखी। एक तो यह कि जो खलीफा हैं उनका मोटे तौर पर एक जो इस्लामी दुनिया है या मुसलमानों का क्षेत्र है उन पर शासन रहे बरकरार। अच्छा, दूसरा यह कि जो जजीरतुल अरब है, जजीरतुल अरब कहने का अर्थ हुआ कि ये कहते थे कि सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, इस पर मुसलमानों का जो डोमिनेंस है वह बरकरार रहे। और तीसरा यह कि खलीफा के पास इतना भूभाग हो, क्षेत्र हो कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। इस्लाम की रक्षा करने के लिए भूभाग, वो दूसरे सेंस में वो भूभाग चाहिए, वो इस्लाम की रक्षा कर सके। इस्लाम की रक्षा उसके धर्म और आचरण से भी हो ही जाती है, उसके लिए खैर। लेकिन चूंकि खलीफा के साथ एक जुड़ाव था भावात्मक, क्यों? क्योंकि उसे धर्मगुरु मानते थे। तो पेरिस के सम्मेलन में अली बंधु ये प्रपोजल देकर आए थे। ये लोग ब्रिटिश हुकूमत से चाहते थे कि खिलाफत के प्रश्न को संवेदना के साथ हल किया जाए। सुनते सुनते ब्रिटेन वालों ने भारत के मुसलमान नेताओं को सीधे सीधे कह दिया कि जो करना था वो हमने कर दिया, अब ज्यादा की उम्मीद मत रखो। तब गांधी जी को खिलाफत का यह प्रश्न अवसर लगा। पृष्ठभूमि में उतने सारे कारण थे जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। खिलाफत का यह प्रश्न उन्हें लगा कि जो पूरा मुस्लिम समुदाय है उस प्रश्न को लेकर क्रोधित भी है, दुखी भी है और अंग्रेजों से खार खाए हुए भी है। तो क्या यह अवसर है कि इस प्रश्न को हम अगर अपने आंदोलन का पहला हथियार बनाएं तो मैं जिस हिंदू मुस्लिम एकता की खोज और वकालत कर रहा हूं उसका यह मुझे अवसर दे जाए। एक यानी खिलाफत के प्रश्न को पकड़ना शुरू किया गांधी जी ने। क्यों? तो एक तो उन्हें यह लगा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर है, बड़ा ही सुनहला अवसर। उस सुनहले अवसर के सोने की पानी भी उतरेगी, वह अपनी जगह है। हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आप चीजों को आप धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण
भी तब रख सकते हैं जब किसी धार्मिक दृष्टिकोण के अनुचित होने को अनुचित कहने की शक्ति भी रख सकें। इतना विश्लेषण होना चाहिए। खैर, तो इन्होंने इसे अवसर समझा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। दूसरा, इसलिए भी इन्होंने इस आंदोलन को उठाया कि मैंने एक गांधी जी की लोकप्रियता वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, क्योंकि हम जो बातें आपको कहते हैं वो वास्तव में आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो फिर और चीजें वो उस लेवल की चीजें हो जाएंगी कि उसे ही एक दो बार देखकर आपका सारा काम हो जाएगा। खैर, तो हमने क्या कहा था कि गांधी जी जिसे सत्य समझते थे उसके पक्ष में खड़े होते थे। तो गांधी जी को दूसरी बात, एक तो वो अवसर समझते थे, उस पर फिर एक बार आऊंगा। दूसरा, इनको सही मायने में यह खिलाफत का जो प्रश्न था, इस प्रश्न में मुसलमानों का पक्ष जो है वह न्यायपूर्ण लगा। गांधी जी सच में मानते थे कि खिलाफत वाले जो मांग कर रहे हैं वह न्यायपूर्ण मांग है, यानी सत्य की डोरी इन लोगों के हाथ में है। और तीसरा, कुछ पर्सनल भी होता है जीवन में। ये खिलाफत कमेटी के जो मोटे तौर पर प्रधान थे, ये अली बंधुओं के अच्छे मित्र भी थे। अली बंधुओं ने इन्हें 1919 ईस्वी में खिलाफत की बैठक में विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया था, या सदस्य न कहें, एक विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। सदस्य तो हो नहीं सकते थे, विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। ठीक, अब जरा सा यह देखना है कि न्यायपूर्ण लगा, यह तो अच्छी बात है ही है, अली बंधुओं के मित्र थे, यह भी सबसे बड़ी बात है कि न्यायपूर्ण लगा। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर देख रहे थे। तो क्या गांधी जी अवसरवादी थे? गांधी जी के विषय में हम यह कहते हैं कि वह आदमी धर्म की शुचिता से राजनीति को न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश करता था। वह अपने धर्म दर्शन के जरिए राजनीति को ज्यादा मानवीय, ज्यादा न्यायप्रिय, ज्यादा सत्यनिष्ठा वाला बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये बात हमेशा याद रखें, और इसका सबसे बुरा अनुभव अंग्रेजों को था, कि गांधी जी उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ थे जितने वो महात्मा थे, संत थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, उतने ही जबरदस्त वो राजनीतिज्ञ थे। और राजनीति के दांव पेच में भी उन्हें आप आसानी से नहीं हरा सकते थे। राजनीति का दांव पेच भी तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ की यह दूरदृष्टि थी कि देश में आंदोलन खड़ा करना था अंग्रेजों के खिलाफ, और आंदोलन तब सफल होने की संभावना थी जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ आंदोलन करते। और उनको मुस्लिम समाज की शायद यह कमी भी पता थी कि ऐसे मामलों में यह समुदाय ज्यादा प्रोएक्टिव होगा, वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस लड़ाई को ज्यादा धारदार बनाएगा यदि खिलाफत के प्रश्न के साथ लड़ाई शुरू की जाए। तो गांधी जी ने इन कारणों से खिलाफत के प्रश्न को एक आंदोलन के अवसर के तौर पर देखा, और यही अली बंधुओं को यह सलाह दी जब ये आमंत्रित थे कि अंग्रेजों के खिलाफ आप लोग एक असहयोग आंदोलन छेड़ें। काहे के लिए छेड़ें असहयोग आंदोलन? देश को स्वराज दिलवाने के लिए नहीं। जब खिलाफत कमेटी को कहा गया, खिलाफत कमेटी को, कि खिलाफत कमेटी एक असहयोग आंदोलन छेड़े, तो वह किस लिए छेड़े? खिलाफत के प्रश्न पर, या खिलाफत के प्रश्न पर छेड़े। और कहा कि आप लोग सरकार से असहयोग करें। कैसा असहयोग करें? तो एक तो आप लोग, अंग्रेजों ने आप लोगों को बड़ी उपाधियां दे रखी हैं, थोड़ा सा उसे कम करें, उपाधियां छोड़ें। सिविल सेवा या प्रशासन आदि में जो भर्ती होते हैं
उसको रिजेक्ट करें, वहां से बाहर निकलें। पुलिस और सेना में जो भर्ती होते हैं वहां से बाहर निकलें, और उसके बाद कानून की नाफरमानी यहां तक कि कर न देना भी हो सके तो धीरे धीरे इसमें शामिल करें। अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करें, आदि चीजें। ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें आप जान रहे हैं। अब सिंपल सा था कि ये तो खिलाफत के मामले पर हो रहा था, लेकिन देश में तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा माहौल था। कांग्रेस भी अभी उतनी सक्रिय नहीं थी, कमजोर थी, लेकिन कांग्रेस को भी लग रहा था कि ये जो हम लोग लगातार प्रार्थना अभ्यर्थना करते हैं, पिटीशन प्रेयर टाइप की चीजें, उससे कुछ हो ना जाना तो है नहीं। तो अब कुछ बड़े आंदोलन हम लोग भी उसमें शिरकत कर लें और गंगा में नहा लें, बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। ये जोक्स अपार्ट, ये मतलब उन्हें भी अब लग रहा था कि अब ऐसी चीजें होनी चाहिए। और गांधी जी ने भी यह जैसे किया, लेकिन गांधी जी का मेन मकसद क्या था? मुख्य मकसद तो था अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। वह खिलाफत का इस्तेमाल वह भी तो कर ही रहे थे। अब उनका मुख्य मकसद क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। तो उन्होंने कांग्रेस पर यह दबाव बनाया कि कांग्रेस भी ऐसा ही कार्यक्रम बनाए, यही असहयोग करने वाला। अब रोलेट सत्याग्रह जब वो कर रहे थे, गांधी जी को भी देखिए, तब कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, और अभी गांधी जी को भी लगा कि कांग्रेस को भी जोड़ा जाना चाहिए, तभी चीजें बदल सकती हैं। तो खैर, खिलाफत वालों ने 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू कर दिया। और यह असहयोग शुरू। अब कांग्रेस ने क्या किया वो उस पर बाद में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक सवाल मैंने कहा कि भाई कि गांधी जी ने यह असहयोग ही क्यों चुना? क्या असहयोग? सरकार से असहयोग। सरकार से कहां कहां आप असहयोग कर सकते हैं? सरकार ने जो आपको उपाधियां वगैरह दी हैं, आप उपाधियां लौटा दें। बार बार मैं लिख नहीं रहा। आप सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, छोड़ दें। सरकार के कॉलेजों में पढ़ते हैं, छोड़ दें। पढ़ना भी, पढ़ाने वाले पढ़ाना भी। विधायिका जो कुछ सरकार ने बनाया है, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, वहां चुनाव में हिस्सा लेना छोड़ दें। चुनाव भी 1920 में होने वाला था, वहां चुनाव में हिस्सा। कोर्ट कचहरी, हमने आपको एक वीडियो में बताया गांधी जी के सफलता के कारण। वो कहते थे कि रेल, वकील और डॉक्टर ने कैसे देश को बर्बाद किया है। न्याय प्रणाली में सहयोगी बन के आप उनके राज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वकील कचहरी जाना छोड़ दें। अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी मालों का बहिष्कार करें। ये असहयोग, अब इसमें और क्या हुआ यह हम आगे बात करेंगे, यह संभवतः वीडियो में ना भी करें। लेकिन असहयोग ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने वह वीडियो देखा होगा जो हमने गांधी जी के लोकप्रियता पर बनाया है, तो 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, और इस किताब में उन्होंने लिखा था कि भारत में जो अंग्रेजी राज है, वह अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से है। भारतीय अगर सहयोग करना बंद कर दें तो 1 वर्ष के भीतर वह चले जाएंगे, या 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे अंग्रेजी, यानी अंग्रेज कितने सिपाही थे, कितने छोटे कर्मचारी थे, कितने रेलवे में छोटे काम करने वाले लोग थे, और भी तमाम तरह के। उनका बग्घी खींचने वाले से लेकर उनका सामान उठाने वाले तक। तो गांधी जी ने कहा था कि ऐसा करेंगे तो 1 वर्ष में मिल जाएगा। लोग कभी कभी कहते हैं असहयोग आंदोलन हुआ, कहां मिला? वैसे लोगों को मैं पूछता हूं, आपको पता है गांधी जी ने कहा था असहयोग करने? आप बता सकते हैं कि सभी लोगों ने असहयोग किया? जब गांधी जी असहयोग आंदोलन करवा रहे थे, तब तो बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे दूने उत्साह से।
तो गांधी जी ने क्या कहा था कि सभी भारत के लोग अगर असहयोग करें, सहयोग करना छोड़ दें, सबने अगर सही में छोड़ दिया होता तो 6 महीने में अंग्रेजों की नदियां सूख जाती हैं। ऐसा हुआ नहीं एग्जैक्टली। जो आप स्वप्न है और जो वास्तविकता है उसके बीच का अंतर तो खैर लौट कर आइए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी ने असहयोग का ही फार्मूला क्यों दिया, और इसकी बात वो 1909 में अपनी किताब हिंदू स्वराज में कर चुके थे। और उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया जाए तो वह 1 साल के भीतर चले जाएंगे। अब असहयोग आंदोलन में क्या हुआ उनकी बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस यह एक छोटी सी बात कि अब कांग्रेस पर भी उन्होंने दबाव बनाया, और तब कांग्रेस में भी यह बात तो हो ही रही थी कि यार कुछ एक्टिव प्रोएक्टिव काम करो। तो कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत वालों ने तो शुरू कर दिया। कांग्रेस में भी मई के आसपास कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कुछ किया जाए। और आप में से बहुतों को पता होगा, अगर कांग्रेस सूरत विभाजन आपने देखा होगा वीडियो, तो कांग्रेस के सामान्य तौर पर दिसंबर के महीने में नियमित अधिवेशन हर साल हुआ करते थे। लेकिन जब विशेष काम पड़ जाए तो क्या किया जाएगा, तो सितंबर में 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। यह कलकत्ता में हुआ, जो आज कोलकाता कहलाता है। यह सितंबर 1920 में हुआ, और यहां यह निर्णय लिया गया कि भाई हमें भी असहयोग आंदोलन करना चाहिए। फाइनली इस पर मुहर नहीं लगी, मुहर तो लगती ओरिजिनल जो सेशन होता है दिसंबर में उसमें लगती। तो यहां यह याद रख लेंगे कि CR दास जैसे कुछ लोग थे, यह नाम इसलिए याद रखेंगे कि फैक्चुअली ये 3 जगह एकदम एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आपको या कॉन्ट्राडिक्शन में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। CR दास असहयोग वाले मामले में चाहते नहीं थे कि कांग्रेस हिस्सा ले, वह केवल इसलिए कि असहयोग करना होगा तो विधायिका का भी करना होगा। और हमने कहा कि दिसंबर 1920 में चुनाव थे, तो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, कोई और ले जाएगा। तो ये चाहते थे कांग्रेस इलेक्शन में भाग ले, वहां भी चुन कर जाए और वहां भी उनका विरोध करे, उनकी नीतियों को का पर्दाफाश करे आदि आदि। लेकिन खैर इनकी बात नहीं मानी गई, सर्वसम्मति से यह हुआ कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया जाए, कांग्रेस का भी उसे आंदोलन बनाया जाए। तो तब फिर नागपुर में 1920 के दिसंबर में जो ओरिजिनल सेशन होता था, यहां सेशन हुआ और इस असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया। और ध्यान रखेंगे कि जिस CR दास ने कलकत्ते में विरोध किया था, उसी CR दास ने इस असहयोग का यहां प्रस्ताव पेश किया। इस इतिहास में हम नहीं जा रहे, कहना केवल यह है कि इससे क्या हुआ कि कांग्रेस भी शरीक हो गई। 1-2 बातें याद रख लेंगे कि ये जो 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन है वह कांग्रेस के लिए कुछ ऐतिहासिक हुआ। एक तो यह कि यहां हिस्सा लेने वाले अभी तक सबसे ज्यादा, कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधि 15,000 थे सबसे ज्यादा। दूसरा, यहां कांग्रेस का एक नया संविधान बना, और इस संविधान की पहली धारा में यह लिखा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज प्राप्त करना। यहां एक कॉन्सेप्ट आपका यही क्लियर कर देता हूं। यह 1920 में कांग्रेस की पहली धारा में क्या लिखा गया, स्वराज। कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य कब से बना, 1929 के लाहौर अधिवेशन से बना। उस 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया, केवल कांग्रेस के इस संविधान की पहली धारा में जहां स्वराज शब्द लिखा था वहां पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता लिख दिया। ठीक है, कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज पाना, वहां हो गया स्वराज हटा दिया, पूर्ण स्वाधीनता पाना। खैर लौट कर आते हैं नागपुर में। और दूसरी अच्छी बात क्या हुई, एक तो संविधान बेहतर बना, दूसरा कांग्रेस के क्षेत्र में यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का गठन हुआ और भाषाई आधार पर हुआ। यानी जिस भाषा के क्षेत्र थे उस भाषाई आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि अभी तक आप लोग जानते थे, उसी सूरत वाले वीडियो में देखकर अगर आपने सीखा होगा कि अभी तक कांग्रेस के लोग एक दूसरे से संपर्क के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, अंग्रेजी। यहां निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा।
अंतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। खैर, इस पर अब हमारा मामला है, ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो विधायिका का बहिष्कार वकीलों ने। अब चूंकि आप ऐसा आंदोलन करेंगे, आप मान लीजिए कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी कपड़े का, तो कपड़े तो चाहिए, तो कपड़े का बहिष्कार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी माल की का आयात वह आधा हो गया। पहली बात, स्कूल छूटे, सरकारी, पढ़ने वाले ने भी, पढ़ाने वाले ने भी, वकीलों ने अदालत छोड़ा, बहुतों ने। जो चीजें हो रही थी, उपाधियां लौटानी लोगों ने शुरू की, ये जो तमाम चीजें हो रही थी, तो उसका स्थानापन्न क्या था, उसके बदले में क्या? मध्यस्थ न्यायालय वगैरह बनाकर वह आप सामाजिक तौर पर झगड़े निपटा सकते हैं। शिक्षा के लिए क्या, तो राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। उसमें से कुछ प्रमुख देखेंगे, दिल्ली में जामिया मिलिया, बनारस में काशी विद्यापीठ जैसे संस्थान यह तभी बने। 800 से ज्यादा राष्ट्रीय स्कूल उस दौर में बने। कपड़े अगर बहिष्कार करेंगे तो क्या चाहिए, तो बढ़ावा दिया गया किस पर? खादी पर, कातने बुनने पर। ठीक, उसको भी बढ़ावा मिला। और भी तमाम तरह की चीजें हो रही थी, जो हमने कहा वो हो रही थी। अब एक बात तो यह हुई कि भाई आप कपड़े का बहिष्कार करेंगे तो उसके एवज में खादी कपड़े चाहिए। खादी कपड़े उतने बड़े पैमाने पर पैदा नहीं हो रहे थे जो लोगों की आपूर्ति कर सकें, वो चरखे तकले पर बनने वाली चीजें। दूसरा, यह कपड़ा महंगा होता था, तो बहुत दिनों तक यह जोश नहीं चल सकता था। शिक्षा के जो ऑप्शंस थे वह ज्यादा मददगार साबित नहीं होने लगे। छात्र, टीचर, प्रोफेसर फिर से धीरे धीरे वापस लौटने लगे। जिन वकीलों ने अदालतें कचहरियां छोड़ी थी, उनके घरों में जब उनके बच्चों ने पापा लॉलीपॉप नहीं लाए कहना शुरू किया, तो उन्होंने अदालतों में जाना शुरू कर दिया। जो एकदम डटे हुए थे वो तो है ही योद्धा और सिपाही। तो आंदोलन भी थोड़ा थक रहा था। ठीक है, 1921 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह फैसला लिया कि अब हम लोग आंदोलन को अंतिम चरण में लेकर जाएंगे। आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, ये मैं कह रहा हूं, थकावट भी होनी थी। तो कहा कि अब हम लोग करों की ना अदायगी करेंगे, यानी हम सरकार को कर नहीं देंगे। आप जानते हैं इसका अर्थ? जब आप किसी सरकार को कर नहीं देने की घोषणा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं इस सरकार को वैध ही नहीं मानता, यह सरकार मेरी है ही नहीं, यह सरकार मेरी है ही नहीं। यानी यह घोषणा थी कि अब कर नहीं दिया जाएगा। और गांधी जी ने कहा कि इसको एक जगह से शुरू करेंगे और फिर देश में फैलेगा यह। और वह शुरू करने की जगह तय की गई गुजरात का बारदौली। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा फोकस है, कहीं कोई छिटपुट हिंसा की घटना भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि गांधी जी ने इस आंदोलन के शुरुआत में कह भी दिया था कि हम अगर ये सब चीजें करें तो 1 साल में हमें स्वराज मिलेगा। बस हमारी एक ही शर्त है कि किसी भी कीमत पर अहिंसा से नहीं डिगना है, किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी है। हालांकि आप लोग ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा की तरफ आपका ध्यान जा रहा होगा। उसके पहले ही मैं बताऊं, उसके पहले ही ब्रिटेन के राजकुमार का या प्रिंस ऑफ वेल्स का जब यहां दौरा हो रहा था तो मुंबई में आमने सामने लड़ाई हो गई थी। कांग्रेस के अधिवेशन से लौट रहे लोग, उन्होंने, और सामने से प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के लोग आ रहे थे, लड़ाई हो गई और लोगों ने टारगेट किया खास करके ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, पारसियों को, जो ये माने मूल तौर पर लोगों के जहन में जो बात थी कि ये लोग सरकार के समर्थक हैं। पुलिस से झड़प हुई, गोलियां चली, 58 लोग मरे। आंदोलन रुका नहीं था। जिस अगले खंड पर हम लोग बात करेंगे आंदोलन क्यों वापस लिया, मैं उसकी एक वानगी केवल दे रहा हूं। और तब यह सब होना था बारदौली से गोरखपुर के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को। ये आप लोग जानते होंगे, गोरखपुर के चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है यह भी पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में। तो गोरखपुर के चौरी चौरा में एक निहत्थी भीड़ थी, वह स्थानीय समस्याओं और महंगाई आदि को लेकर
एक जुलूस निकाल रहे थे। उसका नेतृत्व भगवान अहिर नाम के व्यक्ति कर रहे थे। पुलिस ने उकसाया, उन लोगों में से कुछ को पीटा उठा, और गांधी जी के अहिंसा वाली प्रतिज्ञा को वो लोग शायद उस लेवल तक नहीं समझ पाए, और चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पर उन लोगों ने हमला कर दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने यह आंदोलन तुरंत हफ्ते के भीतर 12 फरवरी को वापस ले लिया। 10 मार्च को गांधी जी को भी, जिनको अभी तक खुला छोड़ा हुआ था अंग्रेजों ने, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा दी। अब सवाल एक, हम मूल बात पर आते हैं कि आंदोलन शुरू हुआ था खिलाफत के प्रश्न पर। इस आंदोलन का अगर कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था, तो इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नारा था हिंदू मुसलमान की जय। इस पूरे आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया गया। बाकी तमाम बातें, मेरा मामला वो नहीं था। मैं जहां ले जा रहा हूं, जो हमने इसका टाइटल रखा है, सवाल यह उठता है कि गांधी जी ने एक धार्मिक टाइप के प्रश्न को भारत में क्यों उठाया। जब कांग्रेस से उन्होंने इस आंदोलन को करने के लिए दबाव डाला, असहयोग करें, तो किस मुद्दे पर करता। तो यहां दिमाग में रख लेंगे कि कांग्रेस को कहा गया कि खिलाफत पर तो खिलाफत कर ही, ये वाले कर ही रहे हैं, तो आप भी कहें कि हम खिलाफत के लिए, हम पंजाब में जो आपने दमन किया है उसके लिए, और स्वराज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो खिलाफत, पंजाब में हुए दमन और स्वराज के लिए कांग्रेस से वह असहयोग आंदोलन शुरू करवाया गया, या गांधी जी ने के नेतृत्व में वह शुरू हुआ। सवाल उठता है कि गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को क्यों चुना। हमने पहले भी बात की, और क्या यह एक भूल थी। क्यों वह चौरी चौरा के बाद गांधी ने वापस क्यों ले लिया, वह लेना गलत था या सही, इस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये खिलाफत कितनी भूल थी या यह भूल नहीं थी, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने खिलाफत क्यों चुना, उस पर फिर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि एक धार्मिक प्रश्न था, और जो कुछ होना था हो गया। और खुद तुर्की में 1923 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वहां पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका गया, और स्वयं इन्होंने तुर्की को एक गणराज्य बनाया, इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, आधुनिक बनाया। खुद इन्होंने ही खलीफा और खिलाफत के प्रश्न को सिरे से खारिज कर दिया कि यह कोई मामला ही नहीं है। आधुनिक दुनिया में हमें आधुनिक बनना है, हमें प्रगति करनी है, हमें धर्मनिरपेक्ष बनना है, हम गणराज्य हैं। आज के तुर्की की बात नहीं कर रहा हूं। अर्दोगन महोदय थोड़ा ज्यादा ही उछलते रहते हैं। उनको लगता है कि एक बार मैं फिर से जो है ना, वह तुर्की के खिलाफत की स्थापना करने जा रहा हूं, मुस्लिम उम्मा का मैं नेतृत्व करने जा रहा हूं। मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व आप नहीं करेंगे। दिक्कत यह है कि आपके यहां भी वो चलनी की तरह 70 छेद हैं। इजराइल ने ईरान को आधी आधी रात में, ईरान ने भी बदले में किया है, लेकिन कौन सा सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया है? कौन सा? ये इन लोगों की छोड़िए, दिक्कत भी है। ईरान ने भी कभी समूची दुनिया के मुसलमानों के प्रश्न, कश्मीर का प्रश्न, अरे भैया तुम्हारा हमसे क्या है? एक साजिश संस्कृति, हजारों साल से तुमने हमारे साथ, वह जो आर्य आए थे उसकी भी 2 शाखाओं में से ईरान थी। तुम्हारे जो सबसे पुराने ग्रंथ थे, आज इस्लाम हो गया, जैन व्यवस्था, और हमारा ऋग्वेद को अनुवाद कर सकते हैं जैन व्यवस्था वाली ईरानी भाषा में और उसको यहां की भाषा में। तो कहने का अर्थ केवल यह है कि खुद वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने उस खिलाफत जैसी अवधारणा को खारिज कर दिया, जिस अवधारणा को उस तुर्की में ही वहां नेतृत्व करने वाले आगे मात्र अगले साल वह खारिज कर देता है। तो उस प्रश्न को उठाना गांधी जी की भूल थी क्या? निश्चित तौर पर वह आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए उतने पर्याप्त कारण थे, उसी के साथ किए जा सकते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांधी जी हमेशा केवल नैतिक दृष्टि से ही चीज नहीं देखते थे,
वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए नैतिकता है कि नहीं, यह देखने की कोशिश करते थे। और उनको यह पता था, इसका अर्थ है कि वह समझते थे तत्कालीन भारत के मुस्लिम जनता को लेकर शायद उनको भी तब वो विश्वास नहीं था कि देश के प्रश्न पर सीधे अगर हम इनको एकजुट करेंगे या आह्वान करेंगे तो ये नहीं आएंगे। ये जो जितने कारण मैंने प्रारंभ में बताए उतने कारण पर्याप्त थे और हमने कहा कि देश उबल रहा था। लेकिन गांधी जी को कहीं ना कहीं यह विश्वास रहा होगा कि इतने से ही शायद ये लोग अपना 100% नहीं देंगे। तो गांधी जी इसके लिए कर रहे थे, इसका खामियाजा भी हुआ। फिर कभी हिंदुओं और मुसलमानों की ऐसी एकता किसी आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ी। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक मुसलमान बहुत दूर चले गए थे। फिर आगे जाकर फिर उन लोगों की गोलबंदी एक दूसरे तरीके से जो मुस्लिम लीग की शक्ल में हुआ, अपनी अलग अलग जगह। लेकिन उस समय के लिए रणनीतिक कौशल था, भविष्य के लिए यह कहीं ना कहीं एक चौथाई चूक थी। आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, इस पर और वीडियो बनाएंगे और बहुत सारी जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगता हो कमेंट करें, जो कुछ कमी लगती हो, कुछ जानना चाहते हो तो वह भी लिखें। थैंक यू।